नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा। आज आपके सामने अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.5 जिसमें वज्र गुणन विधि, जो इस अध्याय में एक लास्ट विधि है जिससे हम समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस विधि को डायरेक्ट क्वेश्चंस पर इम्प्लीमेंट करने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नया कुछ भी नहीं है इसमें। जो सेकंड एक्सरसाइज में आपने चीज़ें की है उसी का इस्तेमाल करके आपने जो वो वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके पास जब कोई समीकरण युग्म दिया होता है ना, तो आप सेकंड एक्सरसाइज में आप कैसे पता लगाते थे कि उनके कितने हल होंगे, है ना, या हल होगा या नहीं होगा, किस प्रकार का होगा। तो आपको वहाँ पर 3 कंडीशंस दी थी। ठीक है, जिसमें आप रेशियोज़ निकालते हैं, पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 का। ठीक है, फिर इनको इक्वेट करते हैं, फिर पता लगाते हैं। वहाँ से आपके पास 3 सिचुएशंस आती है। मैंने यहाँ पर जनरल समीकरण लिया A1x + B1y बराबर है C1, A2x + B2y बराबर है C2। आपको पता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ पर कोई संख्याएँ होंगी, रियल नंबर होंगी। ठीक है, कोई वास्तविक संख्याएँ होंगी यहाँ पर। ठीक है, अब स्थिति 1 क्या थी उसमें कि अगर A1/A2 B1/B2 का रेशियो निकालते हैं हम। ठीक है, रेशियो निकालते हैं, अगर वो आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या है, इस समीकरण का केवल एक हल होगा। एक हल होने का मतलब है बच्चों कि x और y की वैल्यू जो यहाँ इस समीकरण में होगी वही इस समीकरण में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, y की वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ठीक है, जब सॉल्व करके आप निकालेंगे। उसके बाद जो स्थिति जो कंडीशन 2 थी, यहाँ पे मैंने फिर से 1 की, जो कंडीशन 2 थी, जो स्थिति 2 थी, उसमें क्या था कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 आता है। अगर तीनों ही अनुपात बराबर आते हैं, तीनों ही रेशियोज़ बराबर आती है, तो इसका मतलब है कि उस समीकरण के अनेक हल है। अनेक हल है का मतलब है कि एक समीकरण, इस समीकरण की जो लाइन है ना, वो इस समीकरण की लाइन के ऊपर से गुजर रही है, कोइंसिडेंट हो रही है वो। ठीक है, कोइंसाइड कर रही है वो। तो मतलब जो वैल्यूज़ इसकी होगी, बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इस समीकरण की होंगी, वही इसमें भी सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है, और पहला जो केस है उसमें सिर्फ एक अद्वितीय हल होगा, मतलब कि उसमें लाइन जो एक पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, मतलब ये जो बिंदु होगा ये इन समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक है, जो पहली कंडीशन है ग्राफिकली। उसका थर्ड है कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 है, लेकिन C1/C2 के बराबर है, तो उस स्थिति में हम बोलते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं है। मतलब कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो x और y की जगह अगर पुट करते हैं तो समीकरण को हम नहीं, मतलब कोई भी हल नहीं होने का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि आप यहाँ पुट करेंगे तो वो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे तो आपको यहाँ भी सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब x और y की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अब हमारे पास इन 3 स्थिति का पता लगाया तो हमारे पास सिर्फ स्थिति 1 आने पर जो है वो हम समीकरण युग्म को वज्र गुणन से हल करते हैं। इन 2 स्थितियों को हम वज्र गुणन विधि से हल नहीं करते। पहले हम ये चेक करेंगे, अगर ये स्थिति 2 या स्थिति 3 आती है तो फिर हम उसको वहीं छोड़ देंगे। वहाँ लिख देंगे कि स्थिति, मान लो स्थिति 2 आ गई, मैंने क्वेश्चन लिया उसमें स्थिति 2 आ गई, तीनों बराबर है, तो मैं लिख दूंगा नीचे कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और जो ग्राफ बनेगा एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसाइड करेगी। ठीक है, क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी वो। ठीक है, संपाती होगी वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जब कंडीशन 1 आने पर, सिर्फ जो स्थिति 1 आने पर जो है वो आपने वज्र गुणन विधि इस्तेमाल करना है। अब वज्र गुणन है क्या, मैंने यहाँ पे x लिख दिया, बटा x लिख दिया मैंने यहाँ पे, और बटे के नीचे कैसे लिखूंगा मैं, x वाले जो युग्म है, x वाले जो गुणांक है ना A1/A2, जो भी यहाँ संख्या उनको घट दूँ, मैंने ऐसे ढक देना उसको। ठीक है, उनको मैंने क्या करना है, ऐसे ढक लेना है। उसके बाद क्या करना है हमने, ये मैंने ढक दिए, मेरे पास अब क्या बचे, y के गुणांक B1/B2, वो लिख लूँगा मैं पहले, B1 और नीचे B2, जो भी वैल्यूज़ होंगी उसके सामने किसके, कांस्टेंट गुणांक, जो कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, C1 और C2 वो यहाँ लिख लूँगा x के लिए। उसके बाद मैंने क्या करना है, बराबर है y लिखना है। ठीक है, इन दोनों y की जगह एक y लिख लिया, बटा अब मैंने क्या करना है, y के जो गुणांक है वो ढक देने, ऐसे कवर कर लेना इनको। अब y के बाद किसका नंबर है, कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ लिख दिए पिछली कंडीशन में। तो अब इसके बाद वापस कहाँ जाएंगे हम, x के कांस्टेंट पे। तो x के जो कोफिशिएंट है वो क्या, A1/A2, मैंने यहाँ लिख दिया x के नीचे A1/A2। उसके बाद अब बारी आती है कांस्टेंट की, कांस्टेंट को ढक दिया मैंने, एक लिख लिया, बराबर है 1 बटा कांस्टेंट के नीचे। अब देखो बच्चों,
दो इनका नंबर A1 और A2 का, B1 और B2 का। A1 और A2 क्योंकि हमने पहले लिख लिया y के नीचे, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या लिखेंगे, B1 और B2, तो मैंने लिख दिया B1 और B2। अब आगे कैसे करना है इसको प्यारे बच्चों, x बटा इसको इससे गुणा करना है, ठीक है, इसको इससे B1 गुणा C2 माइनस करना है, फिर इसको इससे गुणा करके, मतलब कि C1 B2 के बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और फिर इन दोनों को गुणा करते हैं, इक्वल टू y ओवर C1 A2 इक्वल टू C1 A2 माइनस A1 C2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर A1 B2 माइनस B1 A2। एक बटा इन दोनों को गुणा करके माइनस कर देना, इन दोनों को गुणा करके। इस बात का ध्यान रखना है कि इसको और इसको गुणा करके ही माइनस करना है, इसको और इसको, ठीक है, ये और ये। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि x ओवर ये आ गया मेरे पास, y ओवर ये आ गया, और यहाँ पर एक बटा कुछ वैल्यू, तो उसको मैंने k मान लिया, वो कांस्टेंट नंबर आएगा। पहले हम इसको k से बराबर करेंगे, फिर इसको इससे बराबर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम, ये गलत हो गया है, इसको हम इसके बराबर करेंगे और इसको वापस हम इसके बराबर करेंगे बारी बारी से, तो वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।